एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी कमजोरी हो और धोखाधड़ी काबिल तारीफ। जब जासूसों और दहशतगर्दों का बेरहम माफिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, तो एक नौजवान जो पुलिस के लिए मतलूब, वांटेड, इंटेलिजेंस की नजर में दहशतगर्द, कौम के लिए गद्दार, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, जब उसे कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करो और अपनी जान बचा लो, तो वो इनकार कर देता है। Let's find him. और उन्हीं गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन करार पाने के बावजूद वो अपनी कौम की इकलौती उम्मीद बन जाता है। अपनी आज़ादी से बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ने वाला, मुल्क दुश्मनों को खत्म करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला बाजीगर। मैंने गर्म पानी से अपने पांव धो लिए। खून अब रुक चुका था। मेरे पैर में शीशा नहीं बल्कि शायद कोई नोकीला पत्थर लगा था, क्योंकि जख्म ज्यादा बड़ा नहीं था, इसीलिए खून भी बंद हो गया था। शीशे की धार तो छुरी से भी ज्यादा तेज होती है। मैं पांव धोकर फारिग हुआ तो पुष्पा ने एक खुश्क कपड़ा और हवाई चप्पल मेरी तरफ बढ़ा दी। बाहर अचानक शोर की आवाज बुलंद हुई तो मैं चौंक उठा। बहुत से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें गली में सुनाई देने लगी। फिर लोग शोर करते हुए दूसरी तरफ निकल गए। रामू ने कहा, गांव वालों को शायद रघु की मौत की खबर हो गई है, मैं भी जाकर देखता हूँ। हरी ने एक मोटा खेस जिस्म पर डालते हुए कहा, ठहरो रामू भैया, मैं भी चलता हूँ, वरना गांव वालों को खामखा मुझ पर शक होगा। इतने शोर शराबे के बाद कोई आदमी घर में कैसे बैठ सकता है? रामू ने कहा, ठीक कहते हो, मेरे जाने के कुछ देर के बाद तुम भी आ जाना। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, बोला, तुम आराम से बैठो, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। वो मुझे तसल्ली देकर चले गए। मैं गर्म पानी में पांव डालकर बैठ गया था और अब गरम गरम चाय पी रहा था। वो दोनों माँ बेटी मेरे आगे बिछी जा रही थी। मैंने राइफल उठाकर उसका मैगजीन चेक किया। वो जदीद साख्त की हल्की फुल्की राइफल थी। ठाकुर ने शायद खास तौर पर वो राइफल रघु को दी थी। वो राइफल इंपोर्टेड नहीं थी, भारत में ही बनी हुई थी, मगर किसी भी मुल्क की राइफल का मुकाबला कर सकती थी। मैं इंडिया में बने हुए हर हथियार का गहरी नजर से जायजा लेता था, फिर उसका मुआवजा अपने मुल्क में तैयार होने वाले हथियारों से करता था। अचानक पुष्पा ने मुझे मुखातिब किया, बोली, भैया जी एक बात पूछूं? मैंने कहा, पूछो। एक नहीं कई बातें पूछो। बोली, वो बापू कह रहे थे कि तुम मुसलमान हो, और मैंने हंसकर कहा, हाँ मैं मुसलमान हूँ, बस इतनी सी बात पूछनी थी। उसने झिझक कर कहा, और तुम पाकिस्तान से आए हो? मैंने कहा, मैं पाकिस्तान से आया नहीं हूँ, बल्कि तकदीर की गर्दिश ने मुझे यहाँ फेंक दिया है। मैं तो वो बदबख्त हूँ जिस पर जमीन तंग हो गई है। मेरे मुल्क का कानून भी मेरे खून का प्यासा है, मौत वहाँ भी मेरा मुकद्दर है। अब तो भागते भागते मेरे पाँव शल हो चुके हैं। मेरी हुकूमत मुझे दहशतगर्द और गद्दार समझती है। दुनिया में मेरे लिए कहीं पनाह नहीं। ये कहते हुए न जाने क्यों मेरी आवाज गुलूगीर हो गई। मैंने देखा मासूम सी वो लड़की ज़ारो कतार रो रही थी। न सिर्फ वो बल्कि उसकी माँ भी आंसू बहा रही थी। एक लम्हे को मैंने सोचा कि आखिर वो क्यों रो रही हैं? उनसे मेरा रिश्ता ही क्या है? मैंने मौजू बदलने के लिए पुष्पा से कहा, तुमने चाय तो बहुत अच्छी पिलाई है, क्या यहाँ सिगरेट भी मिल सकता है? वो बोली, लो भैया जी, ये भी कोई बात है? पिछले महीने मामा जी आए थे तो अपनी सिगरेट यहाँ भूल गए थे। वो पैकेट अब भी रखा है, मैं भी लाती हूँ। वो दरवाजा खोल कर बाहर निकल गई। चंद मिनट के बाद वो सिगरेट का पैकेट उठा लाई। उसके साथ माचिस भी थी। वो सस्ते किस्म के सिगरेट थे, मगर उस वक्त उन पर ही गुजारा था। पानी अब ठंडा हो चुका था। मैंने पानी से पैर निकाले और कपड़े से खुश करके बिस्तर पर आलती पालती मार कर बैठ गया। हरी की बीवी फौरन मेरे लिए एक लिहाफ ले आई। मैंने वो लिहाफ पैरों पर डाल दिया और नीम तराज हो गया। मेरा अंदाजा था कि उस वक्त ज्यादा से ज्यादा 11 बजे होंगे। सर्दी हो या गर्मी, उस वक्त कराची में गोया दिन होता है, मगर इस गांव में तो उस वक्त ऐसा सन्नाटा था जैसे रात का आखिरी पहर हो। अब लोगों का शोर शराबा भी थम गया था। मेरा ख्याल था कि पूरा गांव रघु के मकान पर जमा होगा। वहां एक न दो पूरे 3 आदमियों का खून हुआ था। गांव की तारीख में तो ये हौलनाक वाकया होगा। इक्का दुक्का कत्ल तो होते ही रहते हैं, मगर एक साथ 3 कत्ल। गांव वाले तो उनकी लाशें देख कर ही सहम गए होंगे। रामू और हरी भी अब तक नहीं लौटे थे। उनके आने के बाद ही असल सूरत हाल का इल्म हो सकता था कि गांव वाले इस वाक़े को क्या रंग दे रहे हैं। पुलिस भी पहुंची है या नहीं। फिर मुझे ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। हरी और रामू आगे पीछे घर में दाखिल हुए। उनके चेहरे धुआं धुआं हो रहे थे। उनकी यह हालत देखकर मेरा दिल भी अनजाने खदशात से धड़क उठा। मैंने पूछा, क्या हुआ हरी चाचा?
हरी ने घबरा कर कहा, आहिस्ता बोल बेटे, पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है। उन लोगों का ख्याल है कि कत्ल में उसी मुसलमान दहशतगर्द का हाथ है जिसे वो सुबह तलाश कर रहे थे। फिर वो चौंक कर बोला, तुम्हारे साथ कोई और भी था? मैं इस तरह के आलम में खड़ा हो गया। मैंने कहा, हाँ, क्या वो पकड़ा गया? हरी बोला, नहीं, वो भी आसपास के किसी इलाके में गायब हो गया था। पुलिस को यकीन है कि वो दोनों आदमी इसी गांव में कहीं छुपे हुए हैं। मैं आलम इस्तराब में टहलने लगा। मेरी कलाई पर रिस्ट वॉच भी नहीं थी कि वक्त का ही कुछ अंदाजा होता। रामू की कलाई पर पुरानी सी एक घड़ी बंधी हुई थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उस वक्त 12:30 बजे हैं। मैंने कहा, ठीक है, फिर मैं अभी और इसी वक्त गांव से निकल जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों पर कोई मुसीबत आए। रामू ने कहा, मगर बेटा जाओगे कैसे? इस इलाके की नाकाबंदी कर रखी है पुलिस ने। मैंने कहा, पुलिस को ये यकीन क्यों है कि वो दहशतगर्द यहीं छुपे हुए हैं? रामू ने तफक्कुर आमेज लहजे में कहा, शक तो उन लोगों को पहले भी था। हमारे गांव समेत आसपास के 6 गांवों पे उन्हें शुबा था, क्योंकि जीप उन्हें इसी इलाके से मिली थी। फिर उन्होंने उन देहात की नाकाबंदी कर ली। कत्ल के इन वाकयात के बाद उन लोगों का पक्का विश्वास हो गया है कि तुम दोनों या कोई एक इस गांव में है। हरी घबरा कर बोला, हमारे गांव में मुश्किल से 250 घर होंगे। पुलिस वाले घर घर की तलाशी की बात कर रहे थे। हरी की बीवी घबरा कर बोली, अब क्या होगा? उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मैंने उसे तसल्ली दी, कहा, घबराओ मत चाची, मैं आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। उस वक्त मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। गांव से बाहर निकलने का मतलब था गिरफ्तारी। गांव में रहने में भी नुकसान था। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, गांव में इस वक्त कितने पुलिस वाले हैं? रामू ने तफसील बताई। बोला, गांव में तो सिर्फ 2 आदमी हैं, वो भी रघु के पड़ोसियों और गली वालों से पूछताछ कर रहे हैं। उनका अफसर शायद छोटे ठाकुर के साथ हवेली में है, हो सकता है अभी चला गया हो। मैंने रामू से पूछा, मुझे कहीं से जूते मिल जाएंगे? रामू ने कहा, जूते तो मिल जाएंगे, मगर तुम करना क्या चाहते हो? मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, बस तुम देखते जाओ। वो बोला, मेरे जूते पहन लो, शायद ये तुम्हारे पैर में आ जाएं। वो पलंग के नीचे से अपने जूते निकालने लगा। मैंने जूता पहन कर देखा, वो मेरे पैर में कुछ ढीला था, मगर फौरी तौर पर काम चल सकता था। मैंने जूता पहनने के बाद जिस्म पे मोटा सा खेस लपेटा, रिवॉल्वर जेब में डाला और राइफल कंधे से लटका कर जाने को तैयार हो गया। हरी की बीवी गुलूगीर लहजे में बोली, बाहर मत जाओ बेटा, बाहर तुम्हारे लिए खतरा है। मैंने कहा, यहाँ तो मेरे साथ साथ आप सब खतरे में हैं। पुलिस ने घर घर तलाशी शुरू कर दी तो मेरे साथ साथ आप सब भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर मैं हरी की तरफ घूमा, कहा, चाचा मुझे इतना बता दो कि ठाकुर की हवेली किस तरफ है? हरी ने कहा, तुम अब भी हवेली की तरफ जाओगे? उस तरफ तो बहुत जबरदस्त खतरा है। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, ये खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। हरी ने पजमुर्दा लहजे में कहा, इस गली से बाहर निकलकर उल्टे हाथ की गली में मुड़ जाना। वो गली जहाँ खत्म होगी वहां से सीधे जाना। वो रास्ता हवेली की तरफ जाता है। हरी की बीवी रोते हुए बोली, जाओ बेटा, भगवान तुम्हारी कृपा करे। पुष्पा भी सिसक रही थी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अगर मैं जिंदा रहा तो एक दफा जरूर यहाँ आऊंगा। मेरा तुझसे खून का कोई रिश्ता नहीं है, हमारा मजहब भी अलग है, मगर उसके बावजूद मैं तुझे अपनी बहन समझने लगा हूँ पुष्पा। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने कहा, मुझे माफ कर देना गुड़िया, मैं तेरे लिए कुछ न कर सका। पुष्पा के मुंह से बमुश्किल तमाम निकला, भैया जी। फिर उसकी हिचकी बंद गई। मैं उसके बाद किसी की तरफ देखे बगैर तेजी से बाहर निकल आया। गलियां पहले की तरह सुनसान थीं। सर्दी इतनी शदीद थी कि गांव के कुत्ते तक दुबके हुए थे। मैंने राइफल खेस के नीचे छुपा ली थी और तेज तेज कदम उठाता हुआ हवेली की तरफ बढ़ रहा था। मैं नहीं जानता था कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूँ उसका अंजाम क्या होगा। मैंने एक जुआ खेलने का फैसला किया था जिसमें जीतने का इम्कान बहुत कम था और नाकामी का मतलब था मेरी मौत। मौत तो हर सूरत में मुकद्दर थी, फिर कुछ करके क्यों न मरा जाए। यही सोचकर मैं ठाकुर की हवेली की तरफ जा रहा था। सर्दी लम्हा ब लम्हा शदीद होती जा रही थी। ये बात एक तरह से मेरे हक में जाती थी। गांव में कोई चौकीदार होगा भी तो वो किसी कोने में सिमटा बैठा होगा। मैं गली की दीवार के साए में आहिस्ता आहिस्ता हवेली की तरफ बढ़ता रहा। वो गली खत्म हुई तो अचानक मेरे सामने हवेली की बुलंदोबाला दीवार आ गई। मैंने अंदाजा किया कि उस दीवार की ऊंचाई कम से कम 18 फुट जरूर होगी। उसका फाटक दाईं जानिब था। उसके दोनों सिरों पर बड़े बड़े लैंप रोशन थे। उनकी रोशनी खासी दूर तक जा रही थी। मैं अगर सामने से जाने की कोशिश करता तो यकीनी तौर पर ठाकुर का कोई मुहाफिज मुझे देख लेता। मैंने हवेली के अकबी हिस्से से किस्मत आजमाई का फैसला किया। अकबी हिस्से में शायद ठाकुर के मवेशी थे, क्योंकि उस तरफ से भैंसों और गायों के डकराने की मध्यम आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी कभी फजा में घंटियां सी बजने लगती। वो घंटियां भैंसों और गायों के गले में पड़ी होंगी। पुष्ट पे एक दरवाजा भी नजर आ रहा था। मैं चंद लम्हे सोचता रहा, फिर दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। कोई फौरन ही दरवाजे के पास से सरगोशी में बोला, कौन? निर्मला?
मैंने सरगोशी में कहा, जल्दी दरवाजा खोलो। वो शायद मवेशियों का रखवाला था और किसी निर्मला का इंतजार कर रहा था। वो उसके इंतजार में शायद दरवाजे के पास ही बैठा था। जब ही तो पहली ही दस्तक पे बोला। मैं समझ गया कि निर्मला उसकी महबूबा होगी और चोरी छुपे उससे मिलने आती होगी। वो इश्क के नशे में इतना चूर था कि उसने कुछ सोचे समझे बगैर फौरन दरवाजा खोल दिया। मेरे लिए इतना ही काफी था। मैं उसे धकेल कर एकदम अंदर दाखिल हो गया। उसने आवाज निकालने की कोशिश की, मगर मैंने सख्ती से उसके मुंह पर हाथ जमा दिया और सरगोशी में बोला, आवाज निकालोगे तो अपनी जान से जाओगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 3 खून किए हैं। वो बुरी तरह कांपने लगा। फिर वो मुंह से तो कुछ बोलने के काबिल नहीं था। उसने दोनों हाथ मेरे आगे जोड़ दिए। मैंने सर्द लहजे में कहा, अगर तुम आवाज ना निकालने का वादा करो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। उसने इशारे से बताया कि आवाज नहीं निकालेगा। मुझे निर्मला के आने की फिक्र भी थी। अगर वो ऐन उस वक्त पहुंच जाती तो मेरे लिए खामखा परेशानी खड़ी हो जाती। बाड़े का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने हाथ बढ़ाकर दरवाजे की जंजीर चढ़ाई, फिर अपने शिकार के मुंह से हाथ हटा दिया। वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। फिर वो कांपती हुई आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अगर एक भी भैंस कम हुई तो छोटे ठाकुर मेरी खाल खिंचवा देंगे। मैंने झुंझलाकर कहा, मुझे भैंसों से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो मुझे मवेशी चोर समझ रहा था। वो बोला, घोड़े तो बहुत कीमती हैं, छोटे ठाकुर ने विलायत से मंगवाए हैं। घोड़ों से तो वो अपने बच्चों से भी बढ़कर प्यार करते हैं। मैंने उसे बुरी तरह झिड़क दिया, कहा, बकवास बंद करो। मगर मेरी आवाज ज्यादा बुलंद नहीं थी। मैंने कहा, मुझे हवेली के अंदर जाना है। उसकी आवाज लरजने लगी। हवेली के अंदर? वहां तक कैसे जाओगे? मैंने सर्द लहजे में कहा, तुम पहुंचाओगे। वो रोते हुए बोला, हवेली के अंदर तो इस वक्त मैं भी नहीं जा सकता। मैंने कहा, यहाँ से हवेली में जाने का कोई रास्ता तो होगा। वो बोला, रास्ता तो है, मगर वहां इस वक्त पहरेदार होंगे। मैंने पूछा, कितने पहरेदार हैं उस दरवाजे पर? वो बोला, 2 पहरेदार होते हैं। मैंने कहा, तुम दरवाजे के पास जाकर दस्तक दो और पहरेदारों से कहो कि ठाकुर के एक घोड़े की हालत बहुत खराब है। शायद उसने कोई जहरीली चीज खा ली है या उसे किसी कीड़े ने काट लिया है। मैंने जरा तवक्कुफ किया, फिर कहा, ये सुनते ही वो दरवाजा खोल देंगे, बस फिर तुम्हारा काम खत्म। वो अटकते हुए बोला, फिर तुम क्या करोगे? अचानक बाहर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल कर रखवाले की कनपटी पर रख दिया और उसे खामोश रहने का इशारा किया। उसने बिल्कुल दम साध लिया। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई और कोई लड़की आहिस्ता से बोली, शामू जल्दी से दरवाजा खोल, सर्दी के मारे दम निकला जा रहा है। शामू थूक निगल कर रह गया। उसका सारा इश्क काफूर हो गया था। लड़की ने एक दफा फिर दस्तक दी, मगर जब शामू की तरफ से कोई जवाब न मिला तो वो बड़बड़ाई, अजीब आदमी है, मुझे बुलाकर खुद सो गया, इससे तो मैं सुबह निपटूंगी। फिर वहां खामोशी छा गई। शायद लड़की वापस चली गई थी। शामू बार बार हैरत भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देख रहा था, मगर उस वक्त 2 मोहब्बत करने वालों के बीच में जालिम समाज बनकर हायल हो गया था। मैंने तंजिया लहजे में कहा, वो चली गई है, अब तुम भी वही करो जो मैं कह रहा हूँ। उसने हैरत से पूछा, तुम सचमुच हवेली में जाना चाहते हो? मैंने सर्द लहजे में कहा, तो क्या अब तक मैं तुमसे मजाक कर रहा था? चलो दरवाजा खोलो। वो मरे मरे कदमों से बाड़ के दूसरे सिरे की तरफ चल दिया। वो खुद कलामी के अंदाज में बोलता भी जा रहा था, रघु के घर में घुसना और बात है। तुम हवेली को भी रघु का घर समझ रहे हो, मगर तुम्हें शायद अपनी जान की परवाह नहीं है। मैंने सख्त लहजे में कहा, बकवास बंद करो, और रिवॉल्वर उसकी गुद्दी में अड़ा दिया। मुझे खदशा था कि उसकी बड़बड़ाहट दरवाजे के दूसरी तरफ बैठे हुए पहरेदार न सुन लें। हवेली की दीवार और बाड़े के दरमियान छोटा सा एक दरवाजा था। शामू दरवाजे के पास पहुंच कर रुक गया। फिर मेरे इशारे पर उसने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी दस्तक पर कोई बोला, क्या बात है रे शामू? शामू ने कांपती हुई आवाज में कहा, जीवन भैया जल्दी दरवाजा खोलो, गजब हो गया, हीरा की हालत अचानक बिगड़ गई है। हीरा शायद किसी घोड़े का नाम था। दूसरी करख्त आवाज सुनाई दी, कौन है? क्या हुआ जीवन? वो शायद दूसरा पहरेदार था। पहली आवाज आई, तू जाकर छोटे ठाकुर को इत्तला कर, हीरा की हालत बिगड़ गई है। इस कमबख्त शामू ने उसे कोई उल्टी चीज खिला दी होगी। फौरन ही दौड़ते कदमों की आवाज सुनाई दी। दूसरा पहरेदार शायद ठाकुर को इत्तला करने दौड़ गया था। सूरत हाल अचानक पलट गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहरेदार इस वक्त ठाकुर को जगाने की जुर्रत करेगा। मेरा ख्याल था कि वो घबरा कर दरवाजा खोल देंगे और मैं उन्हें छाप लूंगा। दरवाजे की जंजीर खुलने की आवाज आई तो मैं फुर्ती से दीवार के साथ चिपक गया। शामू सामने ही खड़ा था। मेरे रिवॉल्वर का रुख उसके सीने की तरफ था। एक लंबा तड़ंगा आदमी बाड़े में आया। क्या हुआ हीरा को? उसके शाने से राइफल झूल रही थी। मैंने वक्त जाया किए बगैर रिवॉल्वर नाल की तरफ से पकड़ा और आने वाले के सर पर पूरी कुव्वत से उसका दस्ता मार दिया। एक तो वो रिवॉल्वर खासा भारी था, फिर मेरा हाथ भी कुछ जोरदार पड़ा।
वो आगे पीछे झूला और औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। खुले हुए दरवाजे से अच्छी खासी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर देखा, उसकी खोपड़ी चटक गई थी और वो पहरेदार जिसका नाम जीवन था, जीवन हार चुका था। मैंने शामू से कहा, इसकी लाश घसीट कर एक कोने में कर दो। शामू की घिघी बंद गई। बोला, मैं? हे भगवान। वो लरसती हुई आवाज में बोला, मुझे किन कठिनाइयों में डाल दिया तूने। मैंने भिन्न आकर पहरेदार की टांग पकड़ी और उसकी लाश घसीट कर दीवार के साथ डाल दी। फिर शामू को हुक्म दिया, अब तुम भी इस तरफ आ जाओ। वो लरसता कांपता मेरे पास आ गया। शायद वो समझ रहा था कि मैं उसे भी खत्म कर दूंगा, मगर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने खुला हुआ दरवाजा फेर दिया और ठाकुर का इंतजार करने लगा। मैंने रिवॉल्वर जेब में रख कर राइफल हाथ में पकड़ी। थोड़ी देर के बाद अंदर से कई आदमियों के तेज तेज चलने की आवाज आई। मेरे आसाब तंग गए। ये फैसला कुन राउंड था। मेरा अंदाजा यहाँ भी गलत साबित हुआ था। मेरा ख्याल था कि ठाकुर बदहवास होकर अकेला ही उस पहरेदार के साथ दौड़ा चला आएगा, मगर कदमों की चाप से अंदाजा हो रहा था कि आने वाले कई हैं। वो यकीनन ठाकुर के मुलाजिमीन थे। मुमकिन है वो सब मुसल्ला हों। मैंने घबरा कर सोचा, मैं तन्हा उन सब का मुकाबला कैसे कर सकता था। मगर मैंने भी सोच लिया था कि मरने से पहले ठाकुर समेत कम से कम 3 आदमियों को मार कर मरूंगा। वो सब दरमियानी दरवाजे के नजदीक आकर रुक गए। फिर एक भारी और बावकार आवाज गूंजी, ये जीवन कहाँ है? किसी ने जल्दी से कहा, शामू के साथ हीरा के पास होगा सरकार। मैंने सांस तक रोक लिया। राइफल मैं पहले ही लोड कर चुका था। मेरी उंगली ट्रिगर पर थी और मैं मिनट के 1000वें हिस्से में फायर कर सकता था। अचानक दरमियानी दरवाजा खुल गया और वही बावकार आवाज आई, यहाँ अंधेरा क्यों है? इस हरामजादे शामू ने लाइट क्यों नहीं जलाई? अब मैं उसे क्या बताता कि वो हरामजादा शामू अपनी महबूबा के इंतजार में ब्लैकआउट किए हुए था। बोलने वाला दरमियानी दरवाजे से अंदर आ गया। वो नाइट गाउन में मलबूस था और किसी तरफ से गांव का ठाकुर नहीं लग रहा था। गुफ्तगू से भी वो पढ़ा लिखा लग रहा था। वो मेरी तरह दराज कद और मजबूत जिस्म का मालिक था। मैंने चंद लम्हों में उसका जायजा ले लिया। फिर इससे पहले कि कोई और मुहाफिज या मुलाजिम बाड़े में दाखिल होता, मैंने चीते की तरह झपट कर अपना बायां हाथ उसकी गर्दन में डाल दिया और उसके जिस्म को ढाल बना लिया। शामू के मुंह से दबी दबी चीख निकल गई। ठाकुर गुर्रा कर बोला, कौन है बे? छोड़ मुझे। ये कहकर वो जोर लगाने लगा। उसकी आवाज में खौफ का शायबा तक नहीं था। वो खासा जानदार आदमी था और मेरी गिरफ्त से निकलने के लिए जान तोड़ कोशिश कर रहा था, मगर मेरे शिकंजे से निकलना उसके बस में नहीं था। मेरी राइफल बीच में अटक रही थी। मैंने फुर्ती से राइफल कंधे पर डाली और एक मर्तबा फिर रिवॉल्वर निकाल लिया। रिवॉल्वर की नाल मैंने उसकी कनपटी पर रख दी और गुर्रा कर बोला, बंद कर ये उछल कूद, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। उसके मुलाजिमीन गोया सकते की कैफियत में थे। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कोई ठाकुर को यूं भी दबोच सकता है। मैंने उन लोगों से कहा, तुम में से किसी ने भी कोई हरकत की तो ये हरामजादा दूसरा सांस नहीं ले सकेगा। ठाकुर बोला, तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं वही दहशतगर्द हूँ जिसकी तलाश में पुलिस भटक रही है। मैं इस गांव से निकलना चाहता हूँ। मैंने जानबूझकर अपने लहजे को करख्त बना लिया था। ये जानकर तो ठाकुर को भी सांप सूंघ गया कि मैं वही दहशतगर्द हूँ। मैंने सफाक लहजे में कहा, इनसे कहो कि रास्ता छोड़ दें, वरना मैं फायर करने में देर नहीं करूंगा। ठाकुर शिकस्ता लहजे में बोला, रास्ता छोड़ दो और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो सब एक एक करके सामने से हट गए। मैंने उसे अंदर की तरफ धकेला, कहा, अब अंदर हवेली में चलो, मगर याद रखो किसी ने भी हीरो बनने की कोशिश की तो तुम अपनी जान से जाओगे। मैं अब तक बेशुमार खून कर चुका हूँ, एक खून तुम्हारा भी सही। ठाकुर बोला, मेरी इजाजत के बगैर कोई यहाँ सांस भी नहीं ले सकता। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। एक ऐसा आदमी दावा कर रहा था जो खुद बकरी के बच्चे की तरह मेरे शिकंजे में फंसा हुआ था। मैं मोहतात अंदाज में उसे धकेलता हुआ हवेली के सहन में दाखिल हो गया। अचानक बाईं तरफ से एक साया झपटा। मैं बिजली किसी फुर्ती से ठाकुर समेत घूम गया। ठाकुर के एक मुलाजिम ने मेरे सर पर लाठी से वार करना चाहा था। मेरे घूमने से ठाकुर का शाना लाठी की जद में आ गया। हमलावर मेरी इस हरकत से खुद भी बौखला गया था, इसलिए उसका वार उचट गया। ठाकुर के हलक से अजियत भरी कराह बुलंद हुई। मैंने अपनी जगह पर खड़े खड़े हमलावर के चेहरे पर पूरी कुव्वत से लात रसीद कर दी। वो ज़रब इतनी भरपूर थी कि अगर घोड़े के मुंह पर पड़ती तो वो भी ढेर हो जाता। वो तो फिर एक आदमी था। लात खाते ही वो उलट कर गिरा और साकित हो गया। उसके साथ ही ठाकुर के मुंह से गालियों का सैलाब उमड़ पड़ा। वो अपने मुलाजिमीन को इंतहाई फोहश गालियां दे रहा था। कुत्ते के पिल्लो, तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा था? तुम लोग चाहते हो कि मैं उसके हाथों मारा जाऊं? ये उल्लू का पट्टा अगर मरा नहीं है तो मैं इसे अपने हाथ से गोली मार दूंगा। उसने मेरी लात से गिरने वाले की तरफ इशारा किया। फिर बोला, अगर ये मर गया है तो इसकी बीवी और बच्चों की खाल खिंचवा लूंगा।
इसने जुर्रत कैसे की मेरा कहा टालने की। इस हरामजादे ने मारने से पहले ये नहीं सोचा कि वो मुझे भी लग सकती है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वो सब दम बखुद खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब अचानक पत्थर के हो गए हों। मैंने फिर तहकीर आमेज अंदाज में ठाकुर को धकेला और कहा, तुम रुक क्यों जाते हो चलते चलते। फिर मैं लहजा बदल कर बोला, मैं पहली गलती माफ कर देता हूँ। अब अगर कोई हीरो बना तो तुम्हारे साथ साथ वो भी मारा जाएगा। फिर किसी ने हीरो बनने की कोशिश न की। मैं ठाकुर को यूं ही जकड़े हुए एक कमरे में ले आया। वो कमरा शायद सिटिंग रूम था। मुझे अंदाजा नहीं था कि बाहर से दकियानूसी नजर आने वाली वो हवेली अंदर से यूं जदीद अंदाज में आरास्ता होगी। उस कमरे में वॉल टू वॉल कारपेट था। खिड़कियों और दरवाजों पर दबीज और कीमती पर्दे थे। फर्श पर बड़े बड़े कुशन और गाव तकिए रखे हुए थे। एक मेज पर शतरंज की बिसात और मोहरे रखे थे। दीवार गिर अलमारियों में शीशे के दरवाजे थे और उन अलमारियों में किताबें सजी हुई थीं। कमरे का दरवाजा अंदर से बोल्ट करके मैंने ठाकुर की तलाशी ली, मगर उसके पास कोई हथियार नहीं था। उसे हथियार रखने की जरूरत भी नहीं थी। उसने मुहाफिजों की एक फौज पाल रखी थी, मगर आज वो फौज भी उसके काम ना आ सकी। अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर उसका कोई मुलाजिम पुलिस को इत्तला दे आया तो मैं जीती हुई बाजी हार जाऊंगा।